Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better. Now ये कोड भी मैंने पीटर डिंकलेज की एक अवार्ड सेरेमनी में ही सुना था। क्या मतलब है इसका? सिंपल सी बात है, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपने ट्राई करते रहना है। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो यू शुड नॉट बी बॉदर्ड बाय इट, राइट? क्योंकि फेल होना भी पार्ट एंड पार्सल ही है, राइट? ये एक स्टेपिंग स्टोन जैसा है आपकी सक्सेस में। ठीक है, बचपन से हमने ऐसा सुना होता है कि फेलियर को हमेशा एक रॉन्ग तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि फेलियर अपने आप में बहुत गलत चीज़ है। बट क्या रियली फेलियर इतना गलत है? नहीं। और स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में हो तो आपके डेली विनिंग्स है, डेली लॉस भी है। आपने फेलियर को होल्ड नहीं करके बैठना है, और विनिंग से भी आपने बहुत ज़्यादा ऐसा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। आपने स्टॉइक रहना है। मिडिल पाथ ही आपका क्या है? विनिंग पाथ है। ऑलराइट, तो इसी कोट पे, इसी पॉजिटिव नोट पे आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट बुक का। इस पे ऑलरेडी हमने 4 वीडियोस कवर कर ली है, और ये हमारी 5वीं वीडियो है। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है कि हम टेक्निकल एनालिसिस के कुछ, या टेक्निकल अप्रोच के कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, जिसमें से एक क्रिटिसिज्म हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। इन केस आपने वो मिस किया है तो आई बटन पे आपको वीडियो दिख रही होगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ये हमारी बिगिनर टू एडवांस सीरीज का वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम बिगिनर से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। एंड एज रॉ एज पॉसिबल मैं इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस बुक के थ्रू। मैं कंटेंट को ऐसे रिफाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एक बार जब मैं ये पूरी बुक कवर कर लूँगा तो उसके बाद मैं चैप्टर वाइज या फिर क्रक्स मैं दे सकता हूँ इसकी एक वीडियो में। दैट इज़ अ होल डिफरेंट सिनेरियो। पर अभी के लिए मैं एज इट इज़ लेके चल रहा हूँ। इसीलिए अभी हम 5वीं वीडियो में आ चुके हैं, बट हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है, ठीक है? तो आई बटन से आप चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। कैन द पास्ट बी यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर? तो एक हमारी टेक्निकल अप्रोच में ये भी क्वेश्चन उठता है कि हम क्या पास्ट के डेटा पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ठीक है, समझते हैं। अदर क्वेश्चन often raised concern the validity of using past price data to predict the future. It is surprising how often critics of the technical approach bring up this point, because every known method of forecasting, from weather predicting to fundamental analysis, is based completely on the study of past data. What other kind of data is there to work with? तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने इसको बर्स्ट करने की कोशिश की है कि जनरली जो क्रिटिक्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के या टेक्निकल अप्रोच के, वो कहते हैं कि क्या हम पास्ट डेटा के बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देने की कोशिश की गई है, जैसे हम वेदर प्रेडिक्ट करते हैं या फिर फंडामेंटल एनालिसिस की भी बात करते हैं। हम उसमें क्या कर रहे होते हैं? हम पास्ट डेटा के बेसिस पे ही तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं ना। तो बेसिकली हमारे पास डेटा ही वही अवेलेबल है जो इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। सो दैट्स व्हाई द ऑथर इज आस्किंग व्हाट अदर काइंड ऑफ डेटा इज देयर टू वर्क विद। The field of statistics makes a distinction between descriptive statistics and inductive statistics. Descriptive statistics refers to the graphical representation of data, such as the price data on a standard bar chart. Inductive statistics refers to generalization, prediction, or extrapolation that are inferred from that data. Therefore, the price chart itself comes under the heading of the descriptive, while the analysis technicians perform on that price data falls into the realm of inductive. So जनरली यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है दो ब्रॉडर अम्ब्रेला में फॉल करके जो हमारे पास डेटा है उसको। एज वन स्टैटिस्टिकल टेक्स्ट पुट्स इट, द फर्स्ट स्टेप इन फोरकास्टिंग द बिजनेस और इकोनॉमिक फ्यूचर कंसिस्ट दस ऑफ गैदरिंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पास्ट, यानी कि पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रॉड एंड विलियम्स ने ये बोला था। Now, chart analysis is just another form of time series analysis based on a study of the past, which is exactly what is done in all forms of time series analysis. The only type of data anyone has to go on is past data. तो past data के basis पे ही आपको सारा data मिल पाएगा, और उसी के बेसिस पे आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो या बेटर एनालिसिस कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी पुट ऑन कर सकते हो, ठीक है? We can only estimate the future by projecting past experiences into that future. Makes complete sense. So it seems that the use of past price data to predict the future in technical analysis is grounded in sound statistical concepts.
If anyone were to seriously question this aspect of technical forecasting, he or she would have also questioned the validity of every other form of forecasting based on historical data, which includes all economical and fundamental analysis. तो बेसिकली यहाँ पे ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि जो आपका पास डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके बेसिस पे यस फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल डेटा ही वही होता है, राइट। इसी तरीके से हम इकोनॉमिकल या फिर फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं, तो सिमिलर तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस में भी पास डेटा को यूटिलाइज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रैंडम वॉक थ्योरी। नाउ व्हाट इज दिस रैंडम वॉक थ्योरी? The random walk theory, developed and nurtured in the academic community, claims that price changes are serially independent and that price history is not a reliable indicator of future price direction. ओके, रैंडम वॉक थ्योरी के बारे में हम समझ रहे हैं, जिसमें बोल रहा जा रहा है कि जो प्राइस चेंज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और प्राइस की हिस्ट्री से उसका कोई भी रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर प्राइस डायरेक्शन पे नहीं होता है। In a nutshell, price movement is random and unpredictable. The theory is based on the efficient market hypothesis, which holds that price fluctuate randomly about their intrinsic value. देखो अभी आप क्वेश्चन कर रहे होगे कि कुछ देर पहले ही तो आपने बोला कि पास्ट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अभी आप बोल रहे हो रैंडम वॉक थ्योरी में कि ऐसा नहीं होता है। तो हम यहाँ पे थ्योरी को समझ रहे हैं, लास्ट में हम इसकी इंपॉर्टेंस भी समझेंगे, क्या हमारा इससे टेक आउट होगा वो भी हम समझेंगे। देखो टेक्निकल एनालिसिस कभी भी आप करते हो तो पास्ट डेटा ही हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है उसी को हम एनालाइज कर रहे होते हैं और उसी के हिसाब से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। अगेन ये प्रोबेबिलिटीज का गेम है, राइट। आप ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाली चांसेस के साथ जाना चाहोगे ना, कम प्रोबेबिलिटी के कंपैरिजन में। हम एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को, हम पास्ट डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, उससे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है। 100% नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपने पास्ट डेटा को एनालाइज किया तो फ्यूचर में आपका 100% ही है कि ऐसा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली बढ़ जाती है। आप एक साउंड डिसीजन या फिर एक अंडरस्टैंड करने के बाद चीज़ों को डिसीजन लेते हो, दैट इज़ बेटर। ठीक है, ये वैसा है कि जैसे मान लो आपने एक नया घर खरीदना है या कोई भी नई चीज़ खरीदनी है। एक तो है कि आप रैंडम शॉप पे गए और आपने कोई भी जो आपको दिखा वो प्रोडक्ट जो आपको चाहिए था, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से आपको क्रिकेट बैट चाहिए, आप मार्केट में गए, एक शॉप पे गए, स्पोर्ट्स शॉप पे, और आपने कहा बैट दे दो, जो आपको पसंद आया आपने उठा लिया और ले आए, और अब आप उसको यूज़ करने लगे हो। चांसेस है कि वो अच्छा चले, चांसेस है कि वो बहुत ड्यूरेबल हो, बहुत बढ़िया हो, उसके शॉट्स वगैरह सब बेटर हो, बट ये लक पे आप खेल रहे हो, राइट। इसी की जगह पे दूसरी एक अप्रोच है कि आपको एक बैट चाहिए था, आपने थोड़ा एनालाइज किया चीज़ों को, आपने थोड़ी सी रिसर्च की अपने लेवल पे जितनी हो सकती है, फिर आपने एक डिसीजन लिया सारे डेटा को मद्देनजर रखते हुए या सारी चीज़ों को अपने जो आप बोल सकते हो रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हुए आपने एक डिसीजन लिया और आप वो बैट लेके आए। अब हो सकता है कि वो बैट लाने के बाद तुरंत टूट जाए, राइट। बहुत कम प्रोबेबिलिटी, बट है प्रोबेबिलिटी है, राइट। ना इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी पूरी रिसर्च जो थी वो बिल्कुल ही गलत थी, नहीं। ये हो सकता है कि किसी और फैक्टर के कारण यहाँ पे ऐसा हो गया है, बट रैंडम चीज़ों पे बिलीव करने से ज़्यादा आपका हमेशा जो आपने रिसर्च करी है उन चीज़ों पे बिलीव करना बेटर रहता है। अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो कौन सी अप्रोच ज़्यादा बढ़िया है? वाली अप्रोच जिसमें आप रैंडमली दुकान में गए और आपने एक बैट ले लिया, या फिर वो वाली अप्रोच जिसमें आपने थोड़ा सा रिसर्च करी फिर आपने बैट लिया? किसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि ज़्यादा वो टिकेगा? ऑब्वियसली जिसमें आपने रिसर्च करी, अपना टाइम और एफर्ट पुट ऑन किया है, उसमें ज़्यादा कंपेरेटिवली चांसेस है कि वो बढ़िया चलेगा। अगेन दोनों केस में मैंने जो रैंडमनेस है उसको भी इंक्लूड करा है। वैसे ही मार्केट में होता है, मार्केट अपने आप में बहुत रैंडम है। जो नंबर ऑफ ट्रेडर्स पास्ट में मार्केट को मूव करा रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो अभी भी मार्केट को मूव कराएंगे, बट जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना एज अ मास, वो सिमिलर तरीके से ही काम करती है। ये हमने द डिसिप्लिन ट्रेडर और जो हमारे पास ट्रेडिंग इन द जोन बुक है जो सर मार्क डगलस की है, उसमें भी हमने कवर किया था कि आप अगर माइक्रो लेवल पे देखोगे तो हो सकता है कि आपको हर ट्रेडर अलग अलग दिखे, बट आप अगर मास में उसको जज करोगे तो उनका जो मूव करने का तरीका होता है वो मास का मूव करने का तरीका और मास की जो वर्किंग साइकोलॉजी होती है वो आपको सिमिलर ही दिखेगी अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। जैसे मार्केट अगर अचानक से बहुत बड़ा प्राइस दिखाएगा तो मार्केट में जितने लोग हैं वो सिमिलर तरीके से सोचेंगे, एग्जैक्ट सेम नहीं बट सिमिलर सोच सकते हैं, राइट। वही यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस व्हिच होल्ड्स दैट प्राइस फ्लक्चुएट रैंडमली अबाउट देयर इंट्रिंसिक वैल्यू
इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू, जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर चीज को होना चाहिए. It also holds that the best market strategy to follow would be a simple buy and hold strategy as opposed to any attempt to beat the market. तो रैंडम वॉक थ्योरी में ऐसा बोला जाता है कि आप बाय करके होल्ड कर लो और अल्टीमेटली आप विन ही करोगे. बट क्या ऐसा होता है? इसमें बाकी सारे फैक्टर को नेग्लेक्ट करने की कोशिश की गई है, जो आपकी रिस्क टेकिंग टेकिंग कैपेसिटी होती है और मल्टीपल फैक्टर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बट यहाँ पे इस हाइपोथेसिस में ऐसा बोला गया है. राइट, अभी हम समझते हैं आगे को, और हम इसको भी बर्स करेंगे कि क्यों ये गलत है, क्यों ये सही है, किस हद तक अगर ये गलत है तो गलत है, और किस हद तक ये सही है अगर ये सही है तो. ठीक है. While there seems little doubt that a certain amount of randomness or noise does exist in all markets, it's just unrealistic to believe that all price movement is random. देखो, सभी प्राइस मूवमेंट रैंडम होते हैं ऐसा नहीं हो सकता है. This may be one of those areas where empirical observation and practical experience prove more useful than sophisticated statistical techniques. Right? तो यहाँ पे अपने practical experience और observation को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा किसके ऊपर? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के ऊपर, which seem capable of proving anything the user has in mind or incapable of disapproving anything. It might be useful to keep in mind that randomness can only be defined in the negative sense of an ability to uncover systematic patterns in price action. ठीक है. The fact that many academics have not been able to discover the presence of these patterns does not prove that they do not exist. ठीक है. अगर ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा नहीं होता है. The academic debate as to whether market trend is of little interest to the average market analyst or trader who is forced to deal in the real world where market trends are clearly visible. If the reader has any doubts on his point, a casual glance through any chart book randomly selected will demonstrate the presence of trends in a very graphic way. How do the random walkers explain the persistence of these trends if price are seriously independent? ठीक है. तो अगर आप रैंडमली किसी भी चार्ट को देखोगे तो आपको वहां पे ट्रेंड दिखाई देगा. तो रैंडम वॉकर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि परसिस्टेंस ऑफ ट्रेंड्स कैसे होता है प्राइस में. अगर सीरियसली सारी चीजें इंडिपेंडेंट है तो ये ट्रेंड बन ही क्यों रहा है इन द फर्स्ट प्लेस? राइट. मीनिंग दैट what happened yesterday or last week has no bearing on what may happen today or tomorrow. How do they explain the profitable real life track records of many trend following system? कैसे वो उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बहुत जो ट्रैक रिकॉर्ड को फॉलो करके विनिंग पोजीशन में है, प्रॉफिटेबल है सिस्टम्स, आप उसको कैसे गलत प्रूव कर सकते हो प्रैक्टिकलिटी में? राइट. हाउ फॉर एग्जांपल would a buy and hold strategy fare in the commodity future markets where timing is so crucial? Would those long position be held during bear markets? How would traders even know the difference between bull and bear markets if prices are unpredictable and don't trend? देखो वही यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, जो रैंडम वॉक थ्योरी है इसको हम क्या कर रहे हैं? बर्स्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. तो वही हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि बाय करो और उसको होल्ड कर दो. बट अगर बियरिश मार्केट है तो आप उसमें कैसे होल्ड कर सकते हो, स्पेशली फ्यूचर्स में, स्पेशली कमोडिटी में जहाँ पे टाइमिंग बहुत क्रूशियल होती है? कैसे आप होल्ड करोगे? वो लॉसेज आपके बढ़ाते ही रहेगा. राइट. और कैसे आप डिफरेंस समझाओगे बुल और बियर मार्केट में? बुल और बियर मार्केट आई होप आप सब लोगों को इसका आइडिया हो, बट जनरल में आपको एक क्रक्स दे देता हूँ. बियर मार्केट यानी कि अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट. ठीक है, तो उसको हम बुलिश मार्केट बोलते हैं. और अगर बियर मार्केट है यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो उसको बियरिश मार्केट बोला जाता है. ठीक है. तो अगर प्राइसेस आर अनप्रेडिक्टेबल एंड डोंट ट्रेंड तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? ठीक है. रैंडम वॉक थ्योरी यहाँ पे बर्स्ट आउट हो जाती है, क्योंकि रैंडम वॉक थ्योरी बोलती है कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है और आपको सिर्फ बाय करना है एंड होल्ड करना है और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे. बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. इनफैक्ट हाउ कुड अ बियर मार्केट इवन एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दैट वुड इम्प्लाई अ ट्रेंड. तो जो रैंडम वॉक थ्योरी है वो आपकी जो ट्रेंड है उसको ही कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रही थी कि ट्रेंड होता ही नहीं है, सब चीज़ें रैंडम है. बट ऐसा नहीं होता है, ग्राउंड रियलिटी अलग है. ठीक है. यहाँ पे एक चार्ट से समझाने की कोशिश की गई है. गोल्ड न्यूयॉर्क का चार्ट है. यहाँ पे देखो, सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट एक रेंज में था. ठीक है. आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक रेंज में था, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट सेम रेंज में नीचे आया और फिर यहाँ से एक ब्रेक डाउन आया. यहाँ पे रेंज से एक ब्रेक डाउन आया और उसके बाद सीधे सीधे डाउन डाउन ट्रेंड में चली गया मार्केट. ठीक है. ठीक है. तो इसका मतलब अगर यहाँ पे प्राइस 100 से 500 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था तो यहाँ से 600 करीब तक गया, फिर नीचे 100 से 500 की रेंज में आया और यहाँ से 100 से नीचे गिर के सीधे सीधे नीचे आ गया. यहाँ पे रेंज भी दी गई है, सॉरी,
तो आप इसको भी अज्यूम कर सकते हो, मैंने रैंडम नंबर लेके भी समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। रैंडम वॉकर वुड हैव अ टफ टाइम कन्विंसिंग अ होल्डर ऑफ गोल्ड बुलियन दैट देयर इज नो रियल ट्रेंड ऑन दिस चार्ट। यहाँ पे ट्रेंड है ना, क्लियर ट्रेंड है, देखो डाउन ट्रेंड है ना, तो वही यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की है, ठीक है। It seems doubtful that statistical evidence will ever totally prove or disapprove the random walk theory. However, the idea that markets are random is totally rejected by the technical community. ठीक है, तो जो बोला गया कि मार्केट कंप्लीटली रैंडम होता है, इसको हम कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। टेक्निकल कम्युनिटी ने इसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया कि ऐसा नहीं होता है, ट्रेंड होते हैं एंड इट डज एग्जिस्ट बीट इन एनी मार्केट। आप किसी भी मार्केट को उठा के देख लो, चाहे आप क्रिप्टो देख लो, फॉरेक्स देख लो, या आप इंडियन मार्केट निफ्टी सेंसेक्स कोई सा भी मार्केट उठा के देख लो, फॉरेनर मार्केट देख लो, निके डाउ देख लो, या एस&पी देख लो, कोई सा भी आप मार्केट देख लो, ठीक है। इफ द markets were truly random, no forecasting technique would work. Far from disapproving the validity of the technical approach, the efficient market hypothesis is very close to the technical premise that markets discounts everything. राइट, तो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग यानी कि मार्केट में जो अभी चल रहा है वो सारे आपके फैक्टर को क्या करता है, उसके ऊपर चले जाता है, ठीक है। चाहे आपने कितना भी एनालिसिस किया होगा, लेकिन मार्केट ही आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, जो करंट में प्राइस चल रहा है वही आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो आपकी रिसर्च को कम्प्लीटली इग्नोर कर दे रहा है या कम्प्लीटली उसके अगेंस्ट जा रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी मार्केट ही सही है। सो मार्केट इज ऑलवेज राइट, यू कैन नॉट ब्लेम मार्केट। आप बहुत जनरली आपने सुना होगा, इवन मैंने भी करा है, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ सेंट और समथिंग, नो। कभी भी हमारा प्रॉफिट होता है तो ऐसा लगता है हम तो बहुत खतरनाक है, हमने ये अपने दम पे कमाए हैं पैसे, और कभी भी अगर लॉस होता है तो हम बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि ये उसके कारण हो गया, मार्केट ने अपना ऐसा कर दिया, मार्केट ने वो कर दिया। नहीं, आपने अकाउंटेबल होना पड़ेगा, तभी आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे फ्यूचर में। सो नेवर ब्लेम मार्केट, मार्केट इज जस्ट प्रोवाइडिंग अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, मार्केट इज गिविंग द सेम इंफॉर्मेशन टू ऑल द पीपल हु आर लुकिंग एट द मार्केट। किसी के लिए वो प्रॉफिटेबल बन जाता है, किसी के लिए वो लॉस बन जाता है, तो यू शुड नॉट blame market. It was you who took the decision, who bought at a particular point, who sold at a particular point. So it was you always, right? So market discount everything, market is superior, do not blame the market, okay. The academics, however, feel that because markets quickly discounts all information, there's no way to take advantage of that information. The basis of technical forecasting, already touched upon, is that important market information is discounted in the market price long before it becomes known. Without meaning to, the academics have very eloquently stated the need for closely monitoring price action and the futility of trying to profit from fundamental information, at least over the short term. Finally, it seems only fair to observe that any process appears random and unpredictable to those who do not understand the rules under which दैट प्रोसेस ऑपरेट्स, राइट। जब आप मार्केट में आए होगे तो उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें रैंडम लग रही होंगी, पर धीरे धीरे जैसे आपने इंडिकेटर को समझा, चीज़ों को समझा, तो थोड़ा थोड़ा आपको लॉजिक समझ में आया। तो वही यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरीथिंग सीम्स रैंडम until and unless you know about it, you understand the rules of it, right? An electrocardiogram printout, for example, might appear like a lot of random noise to a lay person, but to a trained medical person, all those little blips make a lot of sense, are and are certainly not random, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे जो हॉस्पिटल में, या आप ईसीजी भी ले सकते हो, आपकी डे टू डे लाइफ में ईसीजी बहुत यूज होता है, या एक्सरे भी आप ले सकते हो। अगर आप देखोगे तो आपको बहुत रैंडम लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा क्या ही है ये। बट अगर आप वो डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर उसी चीज को देख के आपको बताएगा कि कहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, कौन सी जो ट्रीटमेंट है वो आपको बेटर सूट करेगा, कौन सी मेडिसिन आपको लेनी पड़ेंगी, राइट। तो वही यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की है कि ले पर्सन को हो सकता है समझ में ना आए, बट ट्रेन पर्सन को समझ में आती है चीज़ें। वैसे ही जब तक आपको प्रोसेस नहीं पता तब तक आपके लिए चीज़ें रैंडम है, जब आपको प्रोसेस पता चल जाएगी तो सेम चीज़ आपके लिए रैंडम नहीं है, राइट। सो इसी तरीके से मार्केट रैंडम नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, कुछ ना कुछ रीजन रहता है। मार्केट इज सुपीरियर, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ओके। नाउ एंड दैट्स व्हाट प्रूव्स कि ट्रेंड डू एग्जिस्ट, ट्रेंड होते हैं, राइट। तो कभी भी एक ये जो कॉमन मिथ होती है कि मार्केट में रुपए लगाना सट्टेबाजी है, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली रॉन्ग। अगर हाँ कोई आई ही इस तरीके से रहे कि बिना कुछ सोचे समझे रुपए डाल दे रहा है, बिगिनर्स लक से जीत जा रहा है, फिर लंबे टर्म में हार जा रहा है, रुपए गवा दे रहा है, तो वो एक अलग चीज है,
वो तो है ही सट्टेबाजी। बट अगर कोई अंडरस्टैंड कर रहा है कि मार्केट वर्क कैसे कर रहा है, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझ रहा है, डेटा एनालाइज कर रहा है और टेक्निकल एनालाइज कर रहा है, प्राइस एक्शन समझ रहा है, तो अल्टीमेटली इन अ लॉन्गर रन ही और शी विल डेफिनेटली विन एंड दे विल बिकम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वही हमारा एम है, राइट? The working of the markets may appear random to those who have not taken the time to study the rules of market behavior, and that's why we are covering this series, beginner to advanced, right? To understand the rules of a market behavior. कहीं भी आप जाओगे तो आपने उस प्लेस के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है, अपने रूल्स को नहीं थोप सकते आप मार्केट में। जो हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, उस टाइम पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं? हम मार्केट को सरपास करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट नहीं। हमें क्या करना है? हमने मार्केट के रूल्स के हिसाब से चलना है, तभी मार्केट हमको रुपए देगा, राइट? हमने विद द फ्लो जाना है, अगेंस्ट द फ्लो तो मार्केट तैयारी है ना हमारे से, तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर बहुत सारा रुपया लेके बैठे हैं। डिसिप्लिन इज ओनली वे टू गेट मनी आउट ऑफ द मार्केट। The illusion of randomness gradually disappears as the skill in chart reading improves. Hopefully, that is exactly what will happen as the reader progress through the various sections of this book. There may even be hope for the academic world. A number of leading American universities have begun to explore behavioral finance, which maintains that human psychology and securities pricing are intertwined. That, of course, is the primary basis of technical analysis. ठीक है, कई बार लोग एक सर्टेन टाइम पे एक सर्टेन तरीके से बिहेव करते हैं। वो कॉन्शियसली भी हो सकता है, अनकॉन्शियसली भी हो सकता है और सबकॉन्शियसली भी हो सकता है। जैसे अभी बहुत ऐसा चल रहा है कि एलपीजी की शॉर्टेज है, तो हो सकता है कि एक्चुअल में भी शॉर्टेज हो, बट ज़्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि शॉर्टेज नहीं है। बट ये बिहेवियरल पैटर्न ही तो है ना। हर बंदा अपने सिक्योरिटी चाह रहा है। कितने ही पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसा कि, अब मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बट या यू गॉट द जेस्ट, राइट? पढ़े लिखे लोग भी, क्योंकि फियर है, उनको लॉजिक पता है, इसी उनको पता है कि लॉजिक है, उनको पता है कि चीज़ें उतनी खराब नहीं है जितना पोर्ट्रे हो रही हैं। बट जो डर होता है ना, वो लॉजिक को भी सरपास कर देता है। इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है एलपीजी के लिए, इतनी ज़्यादा चीज़ें खराब हैं। जो एक्चुअल रियलिटी अलग है, बट लोग डरे हुए हैं और वो एक सर्टेन वे में एंटर कर रहे हैं, सर्टेन वे में एक्ट कर रहे हैं। और वैसे ही मार्केट में भी होता है। मार्केट के बाहर आप कितना ही एनालाइज कर लो, बट जब व्हेन यू एंटर द मार्केट यू स्टार्ट बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, स्पेशली अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। अगर आप एनालाइज करके आए हो, बट ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में एक मूव आ जाए डाउन ट्रेंड की तरफ, तो most probably you will also act the way the other people are acting, no matter how much psychologically you have understood the things or no matter how much analysis you have done। अगर आपका हेड स्ट्रांग नहीं है तो आप भी सेम तरीके से एक्ट करोगे। तो हो सकता है कि आपको पता है कि इस पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर आएगा, वो आपने एनालाइज करके रखा हुआ है, बट वहां तक आप रुक ही नहीं पाओगे, क्योंकि फोमो हो जाता है ना। वही फोमो। तो साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हमने समझा भी था, इसीलिए मैंने इससे पहले जो 3 बुक हैं वो साइकोलॉजी पे कवर करी है। मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, ट्रेडिंग इन द जोन, द डिसिप्लिन ट्रेडर एंड मास्टर योर इमोशन। यू कैन चेक इट आउट। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इन द चैनल, आप उनको भी चेकआउट कर लो, क्योंकि हमने समझा था कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए: माइंड एंड मेथड एंड मनी। माइंड में हमने कवर किया ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसकी हमने 3 बुक्स कवर कर लिया ऑलरेडी। अब हम मेथड की बात कर रहे हैं, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट जो बिगिनर टू एडवांस है ये समझ रहे हैं, और उसके बाद हम मनी पे आएंगे, जिसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट को समझना है। ठीक है? तो ये तीनों चीज़ों को जो एक्सेल कर लेगा, ही विल फॉर श्योर बिकम consistently profitable trader, and that's why, or and that's what we are trying to do over here. Okay, that of course is the primary basis of technical analysis. Now, universal principle. When an earlier version of this book was published 12 years ago, many of the technical timing tools that were explained were used mainly in the futures market. Over the past decade, however, these tools have been widely employed in analyzing stock market trends. The technical principles that are discussed in this book can be applied universally to all markets, even mutual funds. One additional feature of stock market trading that has gained wide popularity in the past decade has been sector investing, primarily through index option and mutual funds. Later in the book, we'll show how to determine which sector are hot and which are not by applying technical timing tools. ठीक है, तो by the
बाय दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। तो हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझी पहले चैप्टर में, और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल अप्रोच के बीच में हमने कंपैरिजन किया। फिर जो क्रिटिसिज्म है टेक्निकल एनालिसिस के अगेंस्ट, उसको भी हमने बर्स्ट किया, जिसमें कुछ हमने आज भी बर्स्ट किए, कुछ हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बर्स्ट किए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी डाउ थ्योरी पे। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है इस बुक का, एंड विल कवर इट इन दी नेक्स्ट next video onwards. Okay, so I hope you all have liked this video, and in the comment section एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के लिए वेट कर रहा है। आपके कुछ भी इंसाइट है वो भी आप बता सकते हो, उस कमेंट का आंसर दो, और कुछ और आपके इंसाइट है वो भी बता सकते हो, कुछ पर्टिकुलर टाइप की आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हो। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म एज वेल, सो लेट मी नो क्या आपको चाहिए, और अगर कहीं पे आप इंप्रूवमेंट चाहते हो आई कैन डू दैट एज वेल। ओके, सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच राधा रानी जी। Please like, share, and subscribe. We'll meet next time. Till then, stay healthy, stay safe. Peace out.